गुड मॉर्निंग। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, हम लोग ने कल यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया था बेटा, ऑनलाइन कर ली थी आप लोगों ने। उसमें देखिए कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू हो जाना कि भाई क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्या नहीं। अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है
चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 6 अकाउंटिंग पॉलिसी। लिखना शुरू करूं? हाँ, इसमें इसमें थोड़ा बहुत लिखवाऊंगा, नहीं लिखवाएंगे तो भी काम चलेगा, तो फिर अंडरलाइन करवा लो उसको ना, पर उसको आप लर्न करना फिर। हालांकि लैंग्वेज बहुत इजी है मॉड्यूल की भी। टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 1 अपना यूनिट नंबर 6। देखो बेटे क्या नाम लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब बेसिकली क्या है बेटे, एक बात बताइए, आपको भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है और मुझे भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। आपने फॉलो किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मैंने फॉलो किया है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, हालांकि डेप्रिसिएशन लगाना नहीं लगाना पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसे अकाउंटिंग एस्टिमेट का नाम दे दिया गया। अगर आप अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हो तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, और अगर मैं अपनी एसेट को डेप्रिशिएट डब्ल्यूडीवी मेथड से करता हूँ तो ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करने के लिए कोई तरीका फॉलो किया हुआ है, मैंने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यूएट करने के लिए कोई तरीका फॉलो किया हुआ है। तो जो भी अकाउंटिंग का काम जिस मैनर में आप करना चाहते हैं उस मैनर को ही क्या नाम दिया जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है बेटा, अगर आप लोग चैप्टर की पहली लाइन को पढ़ेंगे, बेटा एक किताब देगी मेरे को? थैंक यू बेटा। जहां से मैं कहूँ वहां से आप अंडरलाइन कर लेना, पहले पढ़ लो फिर बता दूंगा कहां से अंडरलाइन करनी। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Underline करो बेटा इसे। Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statement. Accounting policy का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, या उन प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अपनाने के लिए जो दौर तरीका आपने अपनाया उससे। बात समझ में आ गई बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई सर्टेन लिस्ट नहीं है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, इस बिजनेस के लिए ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट की जाएगी। बिजनेस अपनी नीड के हिसाब से, बिजनेस अपने अपने हिसाब से कि अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को किस मैनर में ज्यादा अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है, वो अपने हिसाब से किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करता है। बात समझ में आ गई? आगे जहां कहूं वहां से लाइन कीजिएगा। ये थर्ड लाइन में आप देख रहे होंगे चैप्टर 1 के बाद में लिखा होगा, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज which are applicable to all enterprises in all circumstances. Enterprises operate in diverse and complex environmental situations and so they have to adopt various policies. मेरे बात समझ में आ गई क्या? और कौन सी पॉलिसी सही रहेगी इसका डिसीजन उस बिजनेस एंटरप्राइज का मैनेजमेंट तय करता है, क्योंकि वही तो बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए और बिजनेस के जो बेटरमेंट के लायबल होता है, इसलिए उसे सही अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन उसी को करना होगा। जो भी सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी होगी वो उसको ऑप्ट करेगा। पॉइंट ये आता है कि सर वो कैसे डिसाइड करेगा कि सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी होगी, इसका हम टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे नहीं नीचे देखिए, द एरियाज वेयरइन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड कैन बी गिवन एज फॉलोज। बेटा नीचे तो केवल दो ही जगह दी हुई है आपको, क्या लिखा हुआ है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मैंने बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे पहले डिप्रिशिएशन का जो मेथड हुआ करता था उसे भी अकाउंटिंग पॉलिसी का ही नाम देते थे, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज करके ये लिखा गया कि जो मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन हम अप्लाई करते हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो अगर आप पहले के टाइम की बात करूं तो पहले डब्ल्यूडीवी मेथड को भी अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते थे और एसएनएम को भी अकाउंटिंग पॉलिसी का नाम दिया जाए। अब समझ में आ गया होगा नटशेल में कि जो प्रिंसिपल आप अपना रहे हैं या उस प्रिंसिपल को अपनाने का जो तरीका आपने फॉलो किया है, हर वो चीज क्या बन जाती है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। एम आई क्लियर बेटा? आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा एक बात बताओ, जो काम जिस मैनर में करना चाहिए था
अगर आपने वो काम उस मैनर में नहीं किया, या जो काम जिस तरीके से करना चाहिए था, अगर आपने वो काम उस तरीके से नहीं किया, तो आपका जो उसका एंड रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो आउटपुट होगा, क्या वो गलत बनेगा बेटे? अगर बिजनेस की सही अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट नहीं की गई, तो आपने जो बिजनेस के परफॉर्मेंस कैलकुलेट की होगी, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया होगा, वो भी गलत हो जाएगा, और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेटे, वो भी गलत प्रेजेंट की जाएगी। इसलिए किसी भी सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी का सही सिलेक्शन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए पहले। Choice of an accounting policy is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business entity. Okay, अब आगे से अनलाइन करना शुरू करो। Selection of inappropriate accounting policy may lead to understatement or overstatement of performance and financial position. अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर ली, तो आप हद से ज्यादा प्रॉफिट या लॉस दिखा दोगे, या हद से कम प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे, या फिर आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के अलावा जो अपने फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, उसका भी सही प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। आगे अनलाइन करेंगे। 10, accounting policy should be selected with due care after considering its effect on the financial performance of the business enterprise from the angle of various uses of account। इसलिए सही अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है, on what ground a right accounting policy will be selected? There are three bases upon which and proper accounting policy should be adopted। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा होगा थ्री मेजर, सेकेंड लाइन दिख रही होगी सेकेंड पैराग्राफ की, यहां से अनलाइन करना शुरू करें बेटा। Three major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application of accounting policies, which are prudence, number 2 substance over form, एंड नंबर 3 मेटेरियलिटी। आई एम श्योर आपको प्रूडेंस और मेटेरियलिटी तो समझ में आ गया होगा, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या ये नहीं समझ में आया। चलो मैं तीनों ही समझाता हूँ। कल अपन ने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस मतलब होता है उसका, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बिजनेसमैन ए, बिजनेसमैन बी। बिजनेसमैन ए ने भी इन्वेंट्री कैलकुलेट कर ली, इसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है और एनआरवी 55,000। मेरी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट 50,000 है, एनआरवी 55,000 है। इसकी बैलेंस शीट में आप इन्वेंट्री 50,000 पे देख रहे हो और मेरी बैलेंस शीट में आप इन्वेंट्री 55,000 पे देख रहे हैं। किसने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई है जिसने कंजर्वेटिज्म को ऑप्ट नहीं किया है? मैंने, क्योंकि मैंने अपनी इन्वेंट्री को विच एवर इज हायर पे शो कर दिया और इसने विच एवर इज लेस। तो किसने सही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है? इसमें, क्योंकि इसने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा होगा। कल को आप ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी अपना लें जो अनएक्सपेक्टेड, जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को भी रिकॉर्ड करने को कह रही है, जैसे आप अपने बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए नहीं प्रेजेंट कर रहे क्योंकि आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बुक्स में दिखाने का काम कर दिए, यानी आपने रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आपने प्रूडेंस को ध्यान में नहीं रखा। एम आई क्लियर बेटा? नंबर अपना सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटीरियलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटीरियलिटी? कल मैंने बताया था इंपॉर्टेंस, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है उसी को आपको क्या करना चाहिए, बुक्स में थोड़ा रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है या केवल आपके कामकाज को बढ़ाएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, इमटेरियल, तो आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आपको इसकी बैलेंस शीट में सभी फिक्स्ड एसेट, सभी करंट एसेट के अलावा पेंसिल, रबर, कैलकुलेटर, छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मेरी बैलेंस शीट में आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, कैश, डेटर्स के अलावा, स्टॉक के अलावा आलतू फालतू एसेट्स नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई होगी? जिसमें ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई होगी जिसने मेटेरियलिटी को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी में मेटेरियलिटी के कैरेक्टर को भी ध्यान में रखा गया था बेटा, तो मैंने सही अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट की होगी। दोनों तो कल ही समझ में आ गए थे। अब थर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप एक काम कीजिए, आपकी किताब के ऊपर कहीं पर लिख लीजिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज इक्वल्स टू
substance over form is equals to substance over form is equals to, यानी कि substance over form का मतलब क्या होता है? reality above legality, reality above legality. reality का मतलब in real, legality का मतलब legal, substance over form का मतलब reality above legality. now example देता हूं. मैंने मेरी जेब में से कार की चाबी निकाली और डेस्क पे रख दी, ठीक है सर. इसको गाड़ी चलाने की बड़ी इच्छा थी, पर ये कार की चाबी मेरी बिना इजाजत के मांग पाएगा क्या, उठा पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि इसको पता है कि कार किसकी है, सर की है. मैं बिना सर की परमिशन से कार ड्राइव नहीं कर सकता. समझ में आ गई? इसको कैसे पता चला कि कार सर की? हो सकता है मेरी दोस्त की कार लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है मैंने कार हर महीने दिन के रेंट पर ले रखी है, लेकिन फिर भी ये मान के चल रहा है कि कार में आ रहा हूँ, मैं कार में जा रहा हूँ, रोज देखता आते जाते. एक दिन इसने मुझसे पूछ लिया, सर आपने कार कितने की ली, कितने रुपए की है, क्या है इसमें? मैंने कहा यार मैंने ना ये कार लोन पे ली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और मैं इसका हर महीने का क्या पे कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, ईएमआई पे करता हूँ. बोले सर इसका मतलब ये कार पे मालिकाना आपका नहीं है. मैंने कहा यार लीगली तो ये कार का मालिक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस दिन मैं कार की आखिरी किस्त का पेमेंट करूंगा उसी दिन मैं कार का रियल ओनर बनूंगा, लीगल ओनर. आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूंगा? लीगल ओनर. इसकी तो मौज होती, इसमें बुला रहे. मैं तो वहम में था. कार का लीगल ओनर सर तो है ही नहीं. कार का लीगल ओनर तो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या ही पता चलेगा कि मैं कार घुमा के लाया हूँ. उसने चाबी उठाई और एक कार घुमाने चला गया. क्या ये ऐसा कर पाएगा? इसको अभी भी किससे ही परमिशन लेनी है, क्योंकि मैं लीगल ओनर बने ही नहीं, लेकिन रियलिटी में तो इस कार का ओनर नहीं हूं ना, क्योंकि इस कार को मेंटेन करने का खर्चा मैं ही तो उठा रहा हूँ, कार की सर्विसिंग का खर्चा मैं ही तो उठा रहा हूँ. और ग्रेजुअली मैं धीरे 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 इंस्टॉलमेंट पे करते 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 धीरे धीरे लीगल ओनरशिप की तरह भी बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ? रियलिटी अबव लीगैलिटी. अब जब मैं मेरी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैंने मेरा मोबाइल दिखा दिया बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दी, फर्नीचर दिखा दिया, और कोई चीज दिखा दी, कार नहीं दिखाई. आपने क्वेश्चन पूछा सर आपने बाकी सब एसेट दिखा दी, आपके पास तो कार भी है, आपने बैलेंस शीट में कार क्यों दिखाई? मैंने कहा बाकी की जो मैंने एसेट दिखाई वो मैंने पैसे देकर खरीद ली है, कार में किस पे ले रहा हूँ? इंस्टॉलमेंट. तो कार का लीगल ओनर तो हो ही नहीं, वो तो कौन है? स्टेट बैंक. तो आप मुझे कहेंगे सर भले ही कार के लीगल ओनर आप नहीं हो, लेकिन रियलिटी में कार की ओनरशिप आपके पास ही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी बैलेंस शीट में मोटर कार नहीं दिखाएगी, लोन और एडवांस गिवन टू कस्टमर दिखा रही है, और आप अपनी बैलेंस शीट में इस कार की ओनरशिप दिखाइए. इसलिए लीगल ओनर भले ही मैं नहीं था, लेकिन रियलिटी में कार का मालिक नहीं था, इसलिए मैं उस असेट को भी कहाँ दिखाऊंगा? मेरी बैलेंस शीट में दिखाऊं. इसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म. दूसरा नाम मैंने क्या बोला? रियलिटी अबव लीगैलिटी. बेटा बात समझ में आ गई? ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाइए जिसमें आपको लीगल एग्जिस्टेंस पे ध्यान ना देकर रियल एग्जिस्टेंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. आगे बेटे बात समझ? पक्का? ध्यान रखना बेटा. अब अपन आगे चलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पेज नंबर उस पे 6.3 दिख रहा होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. इधर देखो, कल अपने जब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे तो वहां पे कंजर्वेटिज्म के बाद में एक कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंसी. याद आया? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? रेगुलरिटी. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने पहली बार ऑप्ट की है, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको आगे आने वाले ईयर्स में कंटिन्यू कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए था. एक बात मुझे बताइए जरा, पिछले साल मैंने लीफो में फीफो मेथड से इन्वेंट्री वैल्यू करी, और इस साल मैंने फीफो मेथड्स की बजाय वेटेड एवरेज मेथड में लेकर आ गया. पिछली बार का प्रॉफिट अलग आएगा, इस साल का प्रॉफिट अलग आएगा. क्या मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा क्या? फॉर द कंपैरिजन, financial statement should be followed on the basis of policies which are frequently, which are consistently used by the organization. बोले ना? लेकिन क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल कि यू कैन नेवर चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी वंस यू ऑप्टेड? नो बेटा. 2019 में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था, और जैसे ही 2020 में हालात थोड़े से वर्ल्ड इकोनॉमी के बिगड़े, बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया कि नहीं? तो
तो जरूरत पड़ने पर हमें अपने को चेंज करना जरूरी है बेटा। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने भले ही हमें ये कहा कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली ऑप्ट करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर बंद कर दे बंद कर दे फिर भी जरूरत पड़ने पर हम अगर चाहें तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। Now, what are the accounting policy? What are the situations in which accounting policy can be changed? There are three situations. बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा। When there is a change in accounting standards to comply with the provisions of law. थर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, पार्टीशन बोलूंगा, पार्टीशन रिपीट कीजिएगा। टू प्रेजेंट a better financial position of the business enterprise. तीन सिचुएशन अगर आपके सामने है तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही चेंज हो गया तो अभी आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अब तक आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के अपनाई थी। इन्वेंट्री का चैप्टर याद है? दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक्चुअली, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मान लीजिए फीफो मेथड ही बंद कर दिया गया, बोले नो फीफो, नो लीफो, नो एनी अदर मेथड, only weighted average method will be opted by the organization. So those entities which were following FIFO, they will have to convert the method into the weighted average. Are you understanding बेटा? इसे change in accounting policy का एक कारण बताया गया बेटा। दूसरा, to comply with the provisions of law. बेटा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ जाए कि आज से कोई भी एंटिटी एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं ऑप्ट कर सकती, सबको क्या ही ऑप्ट करना पड़ेगा, डब्ल्यूडी। तो जो एंटिटीज आज तक डब्ल्यूडी कर रही थी उनको तो दिक्कत नहीं है, जो एसएलएम कर रही थी क्या उन्हें अब एसएलएम यूज करने की इजाजत मिली बेटा? तो उन्हें अब भी क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूडी। तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बिकॉज आपको प्रोविजन जो लॉ के थे उनके अकॉर्डिंग उनको कंप्लायंस को पूरा करना था। एम आई क्लियर बेटा? और अब तीसरा मैंने क्या बोला था, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आपके मन में विचार आ रहा है कि यार ये काम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से इस काम में परफॉर्मेंस में मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस काम को इस तरीके बजाय इस तरीके से करूंगा तो मेरे इस चीज का प्रोडक्शन अच्छा होगा, या मेरे अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे मैं ज्यादा सही रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। तो आप चाहे तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदल के नई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं। बट बेटर प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। कल का आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई थी उसको चेंज करके दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई, अब उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन में या परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो आपके लिए वो चेंज क्या नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या कर सकें, बेटरमेंट शो कर सकें, तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको जो चेंज करना होगा उसकी परमिशन आपको मिल जाएगी। बेटा जो भी मैंने आपको बोला वो समझ में आ गया क्या? इसमें आप नोट लगा लें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ये रहा जो पहला पैराग्राफ है ना बेटा, a change in accounting policy should be made in the following condition: it is required by some statute or for compliance with an accounting standard, and change would result in more appropriate presentation of financial statements. From my side the unit is over. छोटी सी यूनिट थी एकदम, ठीक है बेटा? आगे अब आ जाइए यूनिट नंबर 4 पे। मजेदार टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आ जाओ यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। क्या नाम है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड रिसीव्स। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जवाब दोगे? बोल पे दे। इस चैप्टर को किस तरीके से अपन कवर करेंगे ये आपको मेरे 4 एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, और एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स। My first question, furniture purchased for cash, give me the entry. आपने बोला फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
पर मैंने एंट्री पास की है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत नहीं बोल सकते आप लोग, क्योंकि मैं आपकी एंट्री गलत नहीं बोल रहा था, आप मेरी गलत नहीं बोल सकते। आपने बोल दी, मैंने भी बोल दी, मैंने दिमाग लगा लिया, आपने दिमाग लगा लिया। और वो दिमाग अपन ने क्या लगाया, वो डिस्कशन का ही तो पॉइंट है। अ फर्नीचर डीलर परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। एंट्री बोलिए। दिस टाइम यू आर स्पीकिंग परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने लिखा आपकी बार फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मन में आ रहा है क्या गलत दिख रहा है बार बार? मैं तुम्हारी एंट्री गलत नहीं बोला है, तो यू हैव नो राइट टू स्पीक दैट माय एंट्री इज रॉन्ग। ओके, थोड़ा तो यार होना ही चाहिए ना, थोड़ा इज्जत रखनी चाहिए। तीसरा, रिपेयर्स पेड फॉर मशीनरी। एंट्री बोलिए। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट। ओके, चलो 3 एग्जांपल में करूँ। बताइए, आपने सही बोली है कि मैंने सही बोली? ये कैन नॉट से कि हमने ही सही बोली है, आपने सही बोली, नहीं बोल सकते। मैंने बोला फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो आपने जो प्रैक्टिस फॉलो की है उसके हिसाब से बोल दिया फर्नीचर टू कैश। लेकिन ये प्रैक्टिस भी तो तभी हुई होगी जब पहली बार आपने पढ़ा होगा। लाइफ में आप पहली बार पढ़े होंगे तो ही आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये होगा तो ये एंट्री होगी, ऐसा होगा तो ऐसी एंट्री होगी, यही ना। सबसे पहले यू शुड हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, सर ये जो फर्नीचर आप खरीद रहे हैं इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग दिस फर्नीचर? अगर मैं कहता कि ये फर्नीचर मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा, तो आप फटाफट बोलते फर्नीचर टू कैश। मैं कहता बेटा फर्नीचर इसलिए खरीदा ताकि मैं इसे क्या कर दूं, बेच दूं, तो आप बोलते परचेज टू कैश। दैट मीन्स आपको पहले पर्पस आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उसका पर्पस क्या है बेटे। नंबर नेक्स्ट, जब मैंने बोला फर्नीचर डीलर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तुम्हारी खोपड़ी में वो आ गया फर्नीचर डीलर। डीलर क्या करता है, बेचता है, खरीदता है। तुमने बोला आपकी बात, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर डीलर क्या खड़ा खड़ा माल बेचेंगे? खुद नहीं बैठेगा, कस्टमर को नहीं बिठाएगा, खुद के सामने टेबल नहीं लगाएगा, वो भी तो फर्नीचर ही है। फर्नीचर डीलर परचेज फर्नीचर, यू शुड हैव आस्क्ड बेचने के लिए कि यूज करने के लिए। बट हमारी टेंडेंसी बन चुकी कि डीलर तो किस लिए खरीदता है, बेचने के लिए। बट आपको पता, अरे भाई उसने वास्तव में किसके लिए खरीदा, यूज करने के लिए, तो भी तुम क्या डीलर बोल के पार्टिसिपेट करोगे क्या? गलत हो जाएगा ना। क्या बोलना चाहिए था, फर्नीचर के। तो तुम भी सही, मैं भी सही, तुम भी सही, मैं भी सही। अगर हमें रीजन पता होता, ऑब्जेक्टिविटी पता होती, तो हम एंट्री सही बनाते कि नहीं बनाते? मैंने कहा रिपेयर्स पेड फॉर कैश, अब एंट्री बोलती रिपेयर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ आपके शायद एक बार मन में डाउट आया होगा, एक बार, कि फर्नीचर ये जो मशीनरी आपने जो रिपेयर्स पे की है, ये एक्विजिशन के टाइम पे की है कि मेंटेनेंस के टाइम? आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आपने बोल दिया। वैसे एक बात बता दो, अगर तुम मुझे क्या बोले होते, मशीन टू कैश, तो मैं इधर क्या लिखा होता? समझाना है ना मेरे को, तो खेल खेलना ही पड़ेगा। आपने बोला रिपेयर्स टू कैश, मैंने कहा नहीं, तुमको पूछना चाहिए था कि रिपेयर आपने कौन सी मशीन दी थी। मैंने कहा सेकेंड हैंड मशीन की परचेज की थी, उसे सिचुएशन में लाने के लिए, यूजफुल सिचुएशन में लाने के लिए मैंने खर्चा किया। तुम तो फिर तुम क्या बोलते? पक्का? और मैंने इधर क्या लिखा, मशीन डी टू कैश, मतलब मैंने ये मान के किया कि यूजफुल कंडीशन में। और अगर तुम मुझे यहाँ पे क्या कह देते, मशीन टू कैश, तो मैं कहता नहीं ये रिपेयर तो मैंने उस मशीन पे किया जो पहले से काम में आ रही है। इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्री, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, उसका नेचर क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बेटा ये जो भी आइटम्स मैंने इधर लिखे हैं, इसमें से कुछ रेवेन्यू है और कुछ कैपिटल है। तो हम जब भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले अपने को एक डिफरेंशिएट करना होगा कि एक्सपेंस का नेचर क्या है, इस एक्सपेंस का पर्पस क्या है। तो एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, रेवेन्यू। और इनसे मिलने वाला जो बेनिफिट होता है वो क्या नहीं करता है, 1 साल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। जिस साल में आप खर्चा करते हैं उसी साल में उसका बेनिफिट क्या कर देता है बेटा, रिटेन करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेसिकली एसेट के एक्विजिशन से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं, असेट की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करते हैं।
असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, वो एक्सपेंसेस क्या बनते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कुछ समझ में आया मैं जो बोले शुरू से, जहां पे मैं कहूँ वहां से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। सेकेंड लाइन दिख रही होगी आपको, फॉर असर्टेनिंग द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट्स, वहां से अंडरलाइन करो और धीरे धीरे सुनते भी जाना। फॉर असर्टेनिंग द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट्स, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज्ड whether they are of capital or revenue nature. The revenue expenses relates to the operation of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure, the benefit which do not extend beyond that period. ये अपन ने वर्बली समझा था बेटा अपन ने, आगे लाइन कर लो। Capital expenditure on the other hand generates enduring benefits and helps in revenue generation over more than one accounting period. Full stop. ओके बेटा, ये हमारे कौन से एक्सपेंस हो गए, कैपिटल, और दूसरे वाले कौन से हो गए, रेवेन्यू। अब आगे चलेंगे लंबे टाइम तक। पेज नंबर 1.62, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आपको पॉइंट नंबर 4.2 दिख रहा है बेटा, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल को एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितने बोल्ड लेटर में आपको पॉइंट दिए हुए हैं, 5। पहला बोलो, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए, चौथा बोलिए, पांचवा बोलिए। अब जो पांचवा है ना, मेटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, दिस इज ऑन द बेस्ड ऑफ जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि वो इसे कैपिटल मानेगा कि रेवेन्यू। शुरू के 4 पॉइंट में पहला बोलिए। सेकंड नंबर एंट्री, आपने फर्नीचर डीलर का नाम सुनते ही फर्नीचर बना दी, फर्नीचर की जगह क्या बना दिया था, परचेज। अगर आपका नेचर मशीनरी खरीद के मशीन बेचना है, आप चाहे एयरक्राफ्ट खरीदते हो, एयरप्लेन खरीदते हो और एयरप्लेन बेचते हो ना, तो आपके लिए क्या है, स्टॉक। आप फिर एयरप्लेन अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, आप परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके लिए स्टॉक हो गया कि नहीं हो गया। स्टेशनरी डीलर के लिए स्टेशनरी स्टॉक हो गया बेटा, मशीनरी डीलर के लिए मशीन क्या हो गया, स्टॉक। मारुति सुजुकी का जो डीलर है, जो मारुति कार खरीदने बेचने का काम कर रहा है, उसके लिए मारुति सुजुकी कार क्या हो गई, स्टॉक। लेकिन जो असेट अपने काम में लेने के लिए खरीद रहा है, उसके लिए वो एक फिक्स्ड एसेट हो गई कि नहीं हो गई। इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। किसी के लिए मोटर कार स्टॉक हो सकती है, तो किसी के लिए वो एक फिक्स्ड एसेट का काम बन सकती है। एम आई क्लियर बेटा। जब आपने परचेज बोला था, आपके पीछे का पर्पज था कि आप डीलर बन के बात कर रहे थे, और जब आपने इसी फर्नीचर को परचेज में फर्नीचर डेबिट किया था, तो आपने सोचा कि आप फर्नीचर डीलर नहीं है, आपने तो फर्नीचर खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा। अंडरस्टूड। सेकंड देखो क्या लिखा है, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। बेटा जब किसी एक्सपेंस का अकरेंस बार बार होता रहे, तो उसे रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस बोलते हुए रेवेन्यू एक्सपेंस बोलना चाहिए। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, कमीशन वगैरह, ये बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस है बेटा, जो हर महीने महीने दर महीने होते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई बिल्डिंग ही खरीद डालेंगे, तो उसका रेंट आपको क्या, जैसे पहले आप हर महीना दे रहे थे, क्या वैसे आपको बार बार देना पड़ेगा। तो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड देखिए क्या है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। बेचने के लिए खरीदा था तो रेवेन्यू, यूज के लिए खरीदा था तो कैपिटल। समझ आ गई मेरी बात, पक्की बात समझ आ गई। अगर आपका पर्पस उस असेट को बेचकर प्रॉफिट कमाना है, तो आपका एक असेट खरीदने पर या आइटम खरीदने पर हुआ खर्चा रेवेन्यू हो जाएगा। और अगर आप उसे यूज में लेकर एंड्यूरिंग बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उस एक्सपेंस का पर्पस हो जाएगा, नेम हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई। और अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, उस एग्जांपल को देखिएगा, और आगे वाला एग्जांपल 2 बार भी इलस्ट्रेशन में पूछा जाएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। पढ़ो बेटे, आपकी फैक्ट्री में मशीनों में धड़ाधड़ काम चल रहा है, बड़ा जबरदस्त तरीके से मशीनें चलने की आवाज आ रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, फटाफट फटाफट काम पे काम चल रहा है।
अचानक से किसी एक मशीन में ब्लास्ट होने की आवाज आई, सब लोग भागे, देखा क्या हुआ। मैकेनिक ने कहा कि चलते चलते अचानक से क्या हो गई, वर्कर ने बोला, लेबर ने कहा खराब हो गई, आवाज आ गई, मशीन चलना बंद हो गई। मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया, इंजीनियर ने एनालिसिस किया और ये कहा कि इस मशीन का ये वाला पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया, बर्स्ट हो गया। जाओ, ये पैसे ले जाओ, यही वाला पार्ट मार्केट से ले आओ, इस पार्ट को लगा देंगे, मशीन फिर से चल पड़ेगी। मशीन, मेरे शब्दों को सुनिएगा, ये वाला पार्ट ले आओ, इसमें लगा देंगे, मशीन फिर से चल पड़ेगी। क्या पार्ट फ्री में आएगा? पैसे खर्च होंगे ना। मान लीजिए जो जो भी पैसा खर्च होगा उसकी एंट्री तो कैश हो जाएगी ना बेटा। अब पूरा खेल किस चीज का है? डेबिट का। पैसा गया तो कैश तो क्रिएट कर दिया। इंजीनियर ने कहा ये पार्ट ले आओ, मशीन में लगा देंगे, मशीन फिर से चल पड़ेगी। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बोलूं या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बोलूं? मशीन में लगा दो, मशीन फिर से चल पड़ेगी, फिर से चल पड़ेगी। पहले भी चल रही थी, फिर से चल पड़ेगी। रिपेयर्स, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? आपको रिपेयर क्यों? आपको मशीन से बहुत ज्यादा लगाव है क्या? वो मशीन पुरानी हो गई, तेरे पार्ट बदलते नया लगा। आप खुश? ऐसा बोलेंगे क्या मशीन को? मशीन की दुख और दर्द होता है क्या? बात समझ में आ गई? दिस वाज द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, यू शुड हैव डेबिट व्हाट, रिपेयर्स। अंडरस्टूड? कहानी में चेंज करता हूँ। मैकेनिक ने पैसे दिए, इंजीनियर ने कहा पैसे दिए, वो लेबर ऑफिस इधर, तो ये वाला नहीं, ये थोड़े और पैसे पकड़। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, इस पार्ट को मशीन में लगाएंगे, मशीन डेली बेसिस पे 4 घंटे की सर्विस में इंप्रूवमेंट हो जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, when the expense incurred to maintain the production capacity or working efficiency of the asset, तो उसे मेंटेनेंस एक्सपेंस मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। लेकिन अगर कोई भी खर्चा एसेट की इंप्रूवमेंट पे, वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर दे, जिससे आपको बेनिफिट मिलने लग जाए, उसे नाम देते हैं कैपिटल का। क्योंकि आप दूसरी एसेट लाते जो 4 घंटे काम करती, आपने ऐसा पार्ट लगाया कि इसी मशीन की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? बात समझ में आ गई? ऐसा कोई भी खर्चा जो एसेट की वर्किंग एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, रेवेन्यू। इंप्रूव करने के लिए हो जाए, कैपिटल। बात समझ में आ गई? क्लास को देखिए, जब नई नई थी बहुत सुंदर पेंट वगैरह हो रखा था, बोले ना। अब क्लासेस लगी, बच्चे पढ़ने आए, हम लोग इधर उधर हाथ लगाए, थोड़ी गंदी हो गई, इसकी हमने फिर से क्या करवा दी, व्हाइट वॉश। रिपेयर का एक्सपेंस, मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब ये बिल्डिंग पहली बार बन रही थी तो इस पे 1 रुपए का भी खर्चा किया गया होगा तो सब कैपिटल का पार्ट था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट था कि नहीं था? 5 बातें, आप 4 बातें मैंने आपको बताई। पहला नेचर, दूसरा रेकरिंग, तीसरा पर्पस, चौथा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन के पास। आई बात समझ? 5 बात क्या लिखा हुआ है? मेटेरियलिटी। देखिए मेटेरियलिटी की ज्यादा नहीं लिखा हुआ, एक सिंगल सी लाइन लिखी हुई है। ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा जी, कि वो कौन से खर्चे को कैपिटलाइज करेगा, कौन से खर्चे को कैपिटलाइज नहीं करेगा। कल मैंने एग्जांपल दिया था, मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए की, मैंने गिफ्ट दिया 500 का। इसकी गिफ्ट 5, इसकी तनख्वाह 5 लाख की, इसने गिफ्ट दिया 1,000 रुपए। तो वैल्यू डिपेंड नहीं करता, अमाउंट डिपेंड नहीं करता कितना था वो, उसमें जो जो उसमें जो इफेक्ट है कि इसने खर्चा कितना मोटा किया, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया, ये डिपेंड करेगा कि उसे आप कैपिटल मानेंगे या फिर रेवेन्यू। ग्लास एंड टेबल लिविंग वाला क्वेश्चन जो था, असेट तो थी, आपने ग्लास ही खरीदा था, ये ग्लास आपके हो सकता है 10 साल भी चल जाए, लेकिन आपने उसको इतना मोटा खर्चा नहीं माना, तो आपने उसे रेवेन्यू मानकर प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज कर लिया। Am I clear बेटा? ना, अब हम लोग के इलस्ट्रेशन शुरू होंगे, और इलस्ट्रेशंस बुक वाले नहीं करेंगे, मैं जो कराऊंगा उसको पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे। मेरे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, समझ लिया, सारे इलस्ट्रेशन गिनती से हो जाएंगे आपके। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया? मशीन खराब हो गई थी, रिपेयर का खर्चा किया, मशीन फिर से चल पड़ी। कौन सा? रिपेयर। आपने ऐसा इंप्रूवमेंट करवाया कि एसेट की एफिशिएंसी 4 घंटे डेली बेसिस से बढ़ गई। कौन सा खर्चा? पक्का? एक सिनेमा हॉल है। क्या? एक सिनेमा हॉल। ये पर्दा लगा हुआ है इसके अंदर, ये रहा सिनेमा हॉल।
यहाँ पे इधर एक जगह खाली दिख रही है आपको, और यू कैन सी उसके पैरेलल एक सीट लगी हुई है यहाँ पे। मान लीजिए ये भी नहीं लगी होती तो यहाँ पे 100 लोग बैठ पा रहे थे। ये पर्दा इतना, बीच में खाली स्पेस। सिनेमा हॉल के ओनर ने सोचा यार पिक्चर दिखाता हूँ, 100 लोग देखते हैं, इधर भी 10 चेयर लगा दूं, इधर भी 10 चेयर लगा दूं, तो 120 लोग देखेंगे। तो चेयर मंत्र पढ़ने से हो जाएगी क्या? पैसा खर्च करना पड़ेगा तब जाके आएंगी ना। भगवान से प्रार्थना करें चेयर लगा दो, नहीं लगेगी। अपने को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जो पैसे जेब में से गए होंगे उस खर्चे को सोच समझ के विचार कीजिए। रेवेन्यू मानो कि कैपिटल, मेरी एसेट को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पक्का। लेकिन मैं उसका हर साल का क्या करवाता हूँ बेटे, सफाई का कार्यक्रम करवाता हूँ। हर साल मतलब सफाई वही के लिए खर्चे करता हूँ। कौन सा खर्चा? बात समझ में आ गई ना? ये सिनेमा हॉल देखिए, पीछे गेट है एक एग्जिट का। इधर भी एग्जिट के गेट है, दिख रहा है आपको? इधर एग्जिट का गेट सपोज नहीं है, बंद है, बीच में एग्जिट का गेट नहीं है। गवर्नमेंट ने आदेश दिया सभी सिनेमा हॉल वालों को, ओनर को, कि आप सभी सिनेमा हॉल मालिकों को ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि पीछे 2 एग्जिट के गेट थे, आगे 2 एग्जिट के गेट थे। कल को आग लग जाए किसी कारण से, तो जो पीछे आगे आगे बैठा है वो आगे के रास्ते भाग जाएगा, जो पीछे बैठा है वो पीछे के रास्ते भाग जाएगा, और बीच में जो बालकनी में बैठा था उसको दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठंड के टाइम में हाथ तपाएगा बैठे बैठे अपने? मरने का डर है उसको लाइफ कट रहे थे कि नहीं? हम सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि आपको इधर भी बीच में भी एग्जिट गेट निकालने पड़ेंगे। अब एग्जिट गेट निकालने, वही वाली बात, अपन प्रार्थना करें और गेट बन जाएंगे क्या? पैसा खर्च होगा ना। आपने टू कैश को लिख दिया, डेबिट क्या करोगे, कैपिटल करोगे या रेवेन्यू? सोच समझ के बताना। रेवेन्यू एक्सपेंस। क्यों? कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा, जबकि अगर आपने नहीं किया तो आपका ओनरशिप भी चला जाएगा। इसलिए अपनी ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए आपने जो खर्चा किया कौन सा होगा? एम आई क्लियर? आगे चलते हैं बेटे। आपने एक पुरानी लैंड पीस खरीदा, एक बहुत पुराना एक लैंड पीस था, वो खरीद लिया। उस पे एक ओल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ था। आप उस ओल्ड स्ट्रक्चर को हटाकर मॉल बनाएंगे या उसी स्ट्रक्चर पे मॉल खड़ा कर देंगे? उस स्ट्रक्चर को हटाओगे ना, तो स्ट्रक्चर को हटाने में भी आप जेब में पैसे खर्चाओगे ना। कैपिटल होगा कि रेवेन्यू? कैपिटल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं हटाया तो मॉल नहीं खड़ा होगा, और मॉल बनाना ही आपका कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट होगा। आप एक बहुत बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं जिसपे 3 से 4 साल लगेंगे। आपके इंस्टीट्यूट के ठीक सामने जो बिल्डिंग बनी ना, गोल्डन लीफ, ये 2018 से स्टार्ट हुई थी। हमारे आंखों के सामने बन, अभी तक पूरी नहीं बनी, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। आपने देखा होगा यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट पे बहुत सारे मजदूर रहते होंगे बेटा। तो मजदूरों के रहने के लिए और बहुत सारा जो मटेरियल पड़ा रहता है वो चोरी ना हो जाए, खराब नहीं हो जाए पानी के कारण, बरसात में भीग नहीं जाए, तो टेम्पररी हट्स बना दी गई ताकि वो कंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प कर दे। इन टेम्पररी हट्स को बनाने का जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? कैपिटल होगा। उन टेम्पररी हट्स को बनाने का पर्पस क्या था? ताकि ये बिल्डिंग खड़ी की जा सके। ऐसा कोई भी खर्चा, चाहे छोटा हो चाहे मोटा, जिसका रिलेशन किससे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या एक्विजिशन ऑफ एसेट से है, हर वो खर्चा किसका पार्ट माना जाएगा? कॉस्ट का। कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा एसेट का। तो जो खर्चा कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा उसे कैपिटल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आई बात समझ? जो एक कंपनी प्रोडक्ट बिल्डिंग का काम करवा रही होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकी ऑफिस होगी, मान लीजिए सी स्कीम में, मान लिया सी स्कीम में ऑफिस है। इन्होंने अपने ऑफिस में काम कर रहे मिस्टर शर्मा जी को ये कहा, शर्मा जी घर कहाँ है आपका? बोला मालवीय नगर। बोले हमारी ऑफिस कहाँ है? बोले सी स्कीम। तो बोले एक काम किया, आपको हम सैलरी हर महीने की 1 लाख रुपए देते हैं ना? शर्मा जी ने कहा हाँ देते हैं। एक काम करो, सुबह घर से सीधे ऑफिस मत आओ, 4 घंटे वहां खड़े रहो जहाँ पे क्या बन रही है? बिल्डिंग। क्यों? सुपरविजन का काम करो। किसका काम करो? सुपरविजन। जैसे ही 4 घंटे पूरे हो जाए कहाँ पे आ जाए करो? ऑफिस में। ऑफिस में अपना ऑफिस वाला काम कर लिया करो। सुनना मैंने क्या समझाया? मैंने शर्मा जी को कितने घंटे की ऑफ सैलरी देनी थी? 8 घंटे की। कितना रुपए? 1 लाख। मैंने कहा 8 घंटे कल से ऑफिस में मत बैठो, 4 घंटे कहाँ खड़े रहो, बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहां सुपरविजन का ध्यान दो, कोई काम बुरा तो नहीं हो रहा,
सब काम अच्छे से हो रहा है ना, बाकी के 4 घंटे ऑफिस में आके ऑफिस का काम किया करो। समझ में आया मैंने क्या कहा? जब मैं वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग असर्टेन करूंगा, मान लीजिए वो बिल्डिंग 4 महीने का टाइम लिया बनाने में, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में शर्मा जी को दी गई सैलरी का भी पोर्शन ऐड होगा कि नहीं होगा? पूरा ऐड होगा या आधा ऐड होगा? 12 महीने का कि 4 महीने का? 4 महीने में 1 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख दिया होगा, लेकिन उसका डिवाइड बाई 2, 4 घंटे के हिसाब से 2 लाख है, क्योंकि वो भी रिलेशन किससे था? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से था। आ गई आपको बात समझ? पक्का? एक कंपनी ने एक लैंड खरीदी, आज के 10 साल बाद वो 10 साल बाद वहां फैक्ट्री बनाने का काम करेगी। लैंड परचेस करने पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया गया, लीगल फीस पे की गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल, क्योंकि एसेट के एक्विजिशन से रिलेटेड है। 5 साल बाद कंपनी ने, दिल्ली की कोई कंपनी थी और यहाँ पे जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदी। 5 साल बाद कंपनी ने अपने एक एजेंट को बोला कि जाओ वहां देख कर आओ कि आसपास थोड़ा फैक्ट्री बनाने लायक एनवायरमेंट हो गया है कि नहीं हो गया। नहीं हुआ है तो 5 साल और रुकेंगे, वरना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। एजेंट गया और वहां देखा कि कंपनी के लैंड पर तो किसी ने अनऑथराइज्ड कब्जा कर लिया है। अब वो एजेंट तो बेचारा लड़ेगा नहीं अकेला, उसने कंपनी को रिपोर्ट किया। कंपनी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू उस अनऑथराइज्ड एक्विजिशन को या कब्जे को हटाने का काम करेगी कि नहीं करेगी? सोच समझ के विचार करना और फिर जवाब देना। एसेट खरीदने पर भी लीगल फीस पे की गई थी, और अब उस एसेट के ऊपर जो 5 साल बाद अनऑथराइज्ड जो पोजेशन हो गया था, उसको हटाने के लिए भी कंपनी लीगल फीस दे रही है। बताइए, जो अनऑथराइज्ड पोजेशन को हटाने के लिए उसने वकीलों को जो फीस पे की होगी, वो रेवेन्यू होगी कि कैपिटल? रेवेन्यू, क्योंकि एसेट का एंटाइटलमेंट तो पहले से भी उन्हीं के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। एसेट की एक्विजिशन तो पहले भी हो चुका था, आज भी हो चुका था। ये तो उसके ऊपर जो अननेसेसरी जो इलीगल जो पोजीशन आ गई थी, उसको हटाने के लिए जो आपने लीगल फीस पे करी है ना, उसे क्या माना जाएगा? रेवेन्यू, ना कि कैपिटल। क्योंकि एसेट का मेंटेनेंस आप रखना चाहते थे, अगर आप ये खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी एसेट की ओनरशिप आपके पास से चली जाएगी। टेल मी यस और नो। आपने सिनेमा हाउस चलाने के लिए लाइसेंस फीस ली है, लाइसेंस फीस दी है और आपको लाइसेंस मिला। कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उसको हर साल रिन्यू करवाते हो, रेवेन्यू। नॉमिनल से फीस देते हो, आप क्या करवाते हैं? रेवेन्यू मेंटेन करवाते हैं, तो रिन्यू करवाते हो तो रेवेन्यू। आ गई बात समझ? आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल सामने आ गए होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं लाइन पढ़ूंगा, आप सोच समझ कर आंसर देंगे कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है। देखो, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत। Overhaul expense of second hand machinery purchased are revenue expense. It is a false statement because any expense incurred on second hand machinery purchased is a part of acquisition cost of the asset. Hence it is a capital expenditure, not a revenue expenditure. समझ में आया बेटा? अच्छा, money spent to reduce working expense is a revenue expenditure. आप नहीं जवाब दे सकते, मैं बताता हूँ। Money spent to reduce working expenses. आपने मकानों की छत डलते हुए देखी है? जब आप बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, या कोई देखा पुराना याद आ रहा हो कभी हिस्ट्री में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं छत को डालने के लिए। ऐसे लकड़ी से लकड़ी उसको छत को बनाया जाता है, और नीचे से जो गारा बनता है सीमेंट का, उसे एक आदमी दूसरे आदमी को, दूसरा आदमी तीसरे को, तीसरा आदमी चौथे को, फिर वो छत डलती है। देखा है कभी आपने ऐसा? पक्का? कितने सारी लेबर लगती थी, कितना सारा पैसा खर्च होता था। फिर आजकल क्या होने लगा? आजकल एक मशीन आ गई बेटा, जो नीचे गारा बनाती है और वो रस्सी के सारे अपने आप ही ऊपर चली जाती है। इस काम में मशीन पे खर्चा एक बार किया, लेकिन आने वाले कितने सारे कॉस्ट को उसने रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया? लाइन पढ़ो ना क्या लिखा है। मशीन फ्री में आ गई थी क्या जो अपन ने मशीन खरीदी? पढ़िए क्या लिखा है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस में 10 कर्मचारी हाथ से काम किया करते थे, एक कंप्यूटर खरीदा गया और एक आदमी को जॉब पे रख लिया गया, उसने 9 लोगों की जॉब को
जो काम था वो एक जना करने लग गया। कंप्यूटर फ्री में आया होगा क्या? जो कंप्यूटर खरीदने पे जो पैसा खर्च किया वो इसीलिए खर्च किया था कि वर्किंग एक्सपेंस कम किए जा सके। रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा? समझ में आई मेरी बात? बेटा ये चैप्टर ही एग्जांपल्स का है। अगर आपको एग्जांपल समझ आ रहा है तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अंडरस्टूड? नंबर 3, बहुत आराम से पढ़िए। लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Amount spent as lawyers' fees to defend a suit claiming that firm's factory site belonged to the plaintiff land is a capital expenditure. False. अभी समझाएगा ना फैक्ट्री वाला कि तुमने अनऑथोराइज पोजीशन को हटाने के लिए लॉयर्स को फीस दी। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। असेट को एक्विजिशन में दिया होता तो कैपिटल। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जो आज मैंने पहला एग्जांपल दिया था, amount spent for replacement of worn out part of machine is a capital expenditure. अरे मशीन चल रही थी, पार्ट जल गया, मशीन पार्ट को रिप्लेस कर दिया, मशीन फिर चल पड़ी, मशीन फिर चल पड़ी। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू। Expense incurred on the repairs and whitewashing of for the first time on purchase of an old building are revenue. Capital expenditure. Expense in connection with obtaining a license for running the cinema is capital. Yes, sir. अच्छा, point number 8 पढ़िए। Amount spent for the construction of temporary huts, which were necessary for construction of the cinema house. पूरा तो पढ़ लें दो। Were demolished when cinema house was ready. This is a capital expenditure. Absolutely true. Understood? ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, expense incurred with connection an expense incurred in connection with obtaining a license for starting the factory. Revenue or capital? One, अब ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं। 1000 paid for removal of inventory to a new site. एक जगह दुकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट करनी। अब जो सामान यहाँ पड़ा था वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। बिजनेस का खर्चा, नॉर्मल खर्चा। आप सामान नहीं लाओगे तो सामान पहुंचेगा कैसे वहां पे? रेवेन्यू एक्सपेंस। अंडरस्टूड? Rings and pistons of an engine were changed at a cost of rupees 5,000 to get fuel efficiency. पक्का? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 छोड़ दें, पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। A factory shed was constructed at a cost of rupees 1 lakh and a sum of rupees 5,000 had been incurred in construction of temporary huts for storing the building material. दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी नाइस। बेटा पॉइंट नंबर 4 बोलिए जरा, क्या लिखा? रेवेन्यू है कि कैपिटल? ना ये रेवेन्यू है ना ही ये कैपिटल है। आपके घर में किस किस के घर पे टेलीफोन कनेक्शन है? टेलीफोन लैंडलाइन आपके आपके भी। वाईफाई किसके घर में लगा हुआ है? सबके घर में लगा हुआ। आपके घर में जब वाईफाई लगाने आए होंगे तो एक राउटर लगा के गए होंगे, कुछ वो लगा के गए होंगे, कुछ सिस्टम था। आपसे कुछ पैसा एडवांस में लेके गए होंगे। जैसे ही वो आप उसको डिस्कनेक्ट करवाओगे तो वो जो चीजें थी वो ले जाएंगे और जो सिक्योरिटी मनी आपने जो पैसा दिया होगा वो आपको रिफंड कर देंगे। पहले, अब आजकल बेटा मोबाइल ही काम होने लग गए, टेलीफोन लगते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कभी कोई टेलीफोन लगेगा ना तो जो डिवाइस आपको देके जाएगा वो डिवाइस आप काम में लेंगे ना। कल को आप उस अपना टेलीफोन कनेक्शन को हटवाएंगे तो वो डिवाइस भी MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या BSNL, वो क्या हो जाएगा, वहां से निकाल लेगा। कल को वो डिवाइस आपने खराब करके छोड़ दी और कल को डिपार्टमेंट ने आपसे कहा लाओ पैसे दो, आपने पैसे देने से मना कर दिया, तो डिपार्टमेंट को लॉस होगा कि नहीं होगा? इफ यू रिमेम्बर सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलस्ट्रेशन नंबर 12, रिपब्लिक कॉलेज वाला क्वेश्चन, यानी NPO वाला क्वेश्चन किया था। वैसे ही हम ये पैसे उनको डिपॉजिट में देते हैं और जो पैसे दिए वापस रिकवर हो जाएंगे तो वो एक्सपेंस था ही नहीं ना। एक्सपेंस तो क्या होता है? आपने पैसा खर्च कर दिया, अब आपको उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, वो एक्सपेंस होता है। टेल मी यस और नो? ये पैसे तो आपको रिफंड मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? पढ़ो वापस क्या लिखा है। अमाउंट पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस।
ये टेलीफोन जब आप डिस्कनेक्ट करवाओगे ना बेटा कनेक्शन, तो पैसे आपको वापस से मिल जाएंगे। तो ये पैसे ना तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस में कंसिडर होंगे और ना ही कैपिटल में। एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं आएगी मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कहीं साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। बस अपन ने समझ लिया कि टेलीफोन, तो बेटा इसका मीनिंग यही है कि टेलीफोन जो लगाया था अगर आप डिस्कनेक्ट करवाओगे तो वापस से वो टेलीफोन साइट आपसे वापस ले जाएंगे और जो पैसे आपने दे रखे थे डिपॉजिट वो आपको वापस से मिल जाएंगे। हाँ बोलो। डिपॉजिट्स हो जाएंगी ना, असेट में आ जाएगा डिपॉजिट्स, एडवांस एंड डिपॉजिट बोल के, समझ गए। लेकिन टेलीफोन का जो बिल आएगा उसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू, अंडरस्टूड। आ जाओ थर्ड इलस्ट्रेशन पे। Good Picture Limited construct a cinema house and incur the following expenditure during the first year ending 31st March 2020. Second-hand furniture worth rupee 9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost 1,000 and the furniture was installed by own workmen. Wages for this being rupee 200. ये तीनों ही capital होंगे. What is the cost of furniture? 10,200. Okay बेटा. Expense in connection with obtaining a license for running the cinema worth rupees 20,000. कौन सा खर्चा? Capital. During the course of the year, the cinema company was fined for rupee 1,000 for contravening the rules. बेटा ये 1,000 रुपये उसने पेनल्टी के पे किए। रेवेन्यू, कोरोना काल में आपने सुना होगा जब सिनेमा हॉल खुलने लगे थे तो कैपेसिटी को 30% कैपेसिटी पे स्टार्ट किया गया, फिर 50%, फिर 70%, फिर 100%। तो मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल रन हो रहा था, उसने टिकट 30% से ज्यादा 50% में बेच दिया, गवर्नमेंट को पता लग गया, आए और उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करके चले गए, तो वो पेनल्टी का पैसा रेवेन्यू, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। और जो 200 रुपए का रेवेन्यू जो रिन्यूअल फीस है बेटा ये भी क्या मांगी जाएगी, रेवेन्यू, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ द सिनेमा हाउस है ना बेटा। अच्छा थर्ड, फायर इंश्योरेंस 1,000 was paid on October 1st 2019 for 1 year। है तो रेवेन्यू ही ना, बस जो इस साल के लिए है वो इस साल का रेवेन्यू, जो अगले साल की वो प्रीपेड बोल के नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो जाएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 4 पढ़ते ही बता दीजिए रेवेन्यू की कैपिटल। टेम्पररी हर्ट सुना नहीं, तुरंत समझ में आ गया कि कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल, अंडरस्टूड। नाउ नंबर 4, मजेदार पॉइंट है नंबर 4, इसमें मजा आएगा पढ़ने। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट ब्यूट, ये तो कैपिटल। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, सुनना है मुझे। ओपनिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, किसका खर्चा, इनॉग्रेशन का खर्चा। सोचिए समझिए, अपने आप को बिजनेसमैन मानिए, सोचिए इनॉग्रेशन के खर्चे को आप कैपिटलाइज करेंगे और रेवेन्यू मानेंगे, दोनों नहीं करेंगे, अरे पागल, खर्चा हुआ है। इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। इनॉग्रेशन में आप लोगों को चाय नाश्ते तो कराते हैं, फूल माला ही तो लगाते हैं दुकान पे, ना तो कोई एसेट आती है, ना कोई इसका इंड्यूरिंग बेनिफिट होता है। या आपने अपनी खुशी को जब जाहिर कर रहा है कि हमने दुकान खोली है, हम खुशी मना रहे हैं, घर परिवार के लोगों को बुला रहे हैं और इनॉग्रेशन पे एक्सपेंस कर रहे हैं। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ना किसी एसेट के एक्विजिशन से जुड़ा कोई खर्चा है और ना ही कोई बिजनेस को इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। आप इनोवेशन नहीं करते तो भी आपकी दुकान चलती, फैक्ट्री चलाते हैं आप लोग, इनोवेशन नहीं करते तो भी आपकी फैक्ट्री चलाती है। कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू। अब देखिए एक अमाउंट था, मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, याद आया था कंसिडरेशन, 25 लाख का खर्चा कर दिया इनोवेशन। अरे जिसकी इनकम साल की 5 लाख हो उसके लिए 25 लाख बहुत बड़ा खर्चा होता। संडे को लास्ट में मैंने लेक्चर दिया था 5 मिनट का, याद है क्या आपको, कि हम कम कमाते हैं तो हमारे बड़े खर्चे बहुत बड़े दिखते हैं, हम ज्यादा कमाते तो बड़े खर्चे बहुत छोटे दिखते हैं। अरे कोई आदमी साल का करोड़ रुपए कमा रहा है तो 5-10 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मली कर सकता है, और जो आदमी वही साल का ही 5 लाख कमा रहा है उसके लिए तो लाख रुपए खर्चा बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो मेटेरियलिटी इन्वॉल्व आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगी कि आप इसे क्या मानते हैं, तो रेवेन्यू खर्चा होगा, कोई एसेट आएगी इसमें। अच्छा नेक्स्ट देखो, compensation of 2.5 crore paid to workers who opted for voluntary retirement। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से, क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट उनको किसी यूनिट को अगर बंद करना होता है ना बेटे, आज के 20 साल पहले कोई गवर्नमेंट ने यूनिट खोली थी और लोगों को जॉब पे रखा था,
अब गवर्नमेंट को उस यूनिट से कोई फायदा नहीं आ रहा, उस यूनिट को चलाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि लोगों को क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उस यूनिट को बंद करना चाहती है, अब अचानक तो बंद कैसे कर दे, कई लोगों को जॉब पे रखा हुआ है। तो वो एक स्कीम लेकर आती है, VRS, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या बोलते हैं, वो उनको कहती है देखो हम लोग तो बंद करने वाले हैं, जिन लोगों को यहाँ से कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाना है वो उनको हम दूसरी जगह जॉब दे देंगे, और जो दूसरी जगह जॉब नहीं करना चाहते, अपने एरिया को नहीं छोड़ना चाहते, वो हमसे नौकरी छोड़वा लें और हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे। भाई जो सैलरी किस्तों में देते वो हम भारी भरकम पैसा एक बार में आपको दे देंगे। विचार कीजिए, जो ये कॉम्पनसेशन दे रहा है, क्या उसके लिए कोई एसेट क्रिएट हो रही है, क्या उसका उसे लॉन्ग एंड्यूरिंग बेनिफिट मिलने वाला है? जो सैलरी वो किस्तों में देता, वो पैसा उसने लमसम बनाकर एक बार में दे दिया। कैपिटल और रेवेन्यू, बात समझ में आ गई? पक्का? एक बार यूनिट इलस्ट्रेशन नंबर 5 छोड़ दीजिए, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। बोलो। Messrs ABC and company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was 20. Capital expenditure. रिनोवेशन इस तरीके से किया गया कि नंबर ऑफ यूनिट 10 की बजाय कितनी हो गई, 30। बेनिफिट मिल जाएगा मुझे, सिनेमा हाउस वाला, कुर्सियां लगा दी, वही वाला क्वेश्चन। Messrs New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, firm spent 10,000 on account of legal expenses. Revenue. कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, जबकि जो पैसा कस्टमर को सेल का दिया था वो पैसा नहीं आ रहा था, वकील को पैसा दिया, लीगल केस फाइल किया और उसे पैसा निकलवा दिया। कौन सा खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस। P&L अकाउंट डेबिट टू लीगल फीस हो जाएगा बेटा, नो कैपिटल। आपको समझ में आ गई बात? आखिरी ध्यान से पढ़िएगा। Messrs Ballab and Company of Delhi purchased a machinery from Shah and Company of Ahmedabad. Messrs Ballab and Company spent 40,000 for transportation of such machinery the year. Acquisition cost of asset हो गया कि नहीं हो गया? It's a capital expenditure. आई बात समझ? अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 2, पहला और दूसरा। 10,000 spent as traveling expense of the directors to on trips abroad for purchase of capital asset. पक्का? For normal business purpose होता तो रेवेन्यू, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए होते। लेकिन आप कोई असेट खरीद के लेकर आ रहे हो लंदन से और मान लीजिए न्यूयॉर्क से, तो वो जो असेट है वो वहीं से आ रही है, तो जाने आने पर जो भी खर्चा होगा वो उसकी परचेज और कॉस्ट ऑफ असेट से जुड़ा है बेटा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम। याद आया वो स्ट्रक्चर वाला एग्जांपल? दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन, एग्जांपल से बेस्ड है। एग्जांपल आपको पता है तो सब टॉपिक आपको पता है। अच्छा, जैसे पैसे जाते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, एक्सपेंडिचर। पैसे आएंगे तो उसे रिसीट का नाम दिया जाएगा। देखो कितना आसानी से आप समझ जाओ। एक मशीन खरीदी, एंट्री बोलिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स खरीदा, एंट्री बोलिए पर। बताइए इन दोनों में से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? मशीन। मशीन की आपने मशीन एंड्यूरिंग बेनिफिट्स के लिए खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा खर्चा है, कैपिटल। दिस इज योर कैपिटल। आपने गुड्स खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, गुड्स खरीदना बेचना बिजनेस का ऑपरेशन। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर, ये कौन सा, बात समझ में आ गई? इस मशीन को बेच दिया गया, एंट्री बोलिए, गुड्स को बेच दिया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू से। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रहे हैं, रिसीट 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 रिसीट। कौन सी रिसीट है इसमें से, कैश टू मशीनरी, कैपिटल रिसीट। वाई? क्योंकि कैपिटल असेट के खरीदने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, तो कैपिटल एसेट के बेचने पर जो पैसा है वो रिकवरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जिसे कैपिटल रिसीट का नाम दिया जाता है। और गुड्स खरीदने पर कौन सा खर्चा हुआ था, रेवेन्यू। तो गुड्स को बेचने पर जो पैसे आएंगे उसे कौन सी रिसीट का नाम दिया जाएगा,
आई के बाद समझ पक्का। सेकंड नंबर पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 5, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको उधार में माल बेचा। अच्छा अच्छा, कैश सेल्स की एंट्री बोलना, रिसीट है क्या ये? पैसे मिले ना अपने को, रेवेन्यू रिसीट है। हमने पहले माल उधार में बेचा, एंट्री बोलो पक्का। इस डेटा ने अपने को पैसे दे दिए, एंट्री बोलो। आई बात समझ? पहले भी कौन सी रिसीट थी? रेवेन्यू। अभी भी कौन सी होगी? इंश्योरेंस क्लेम, पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, कैपिटल रिसीट। मशीन चाहे जलकर खराब हुई हो, चाहे कैसे भी हुई हो, और आपको मशीन से पैसे मिल रहे हैं, गया था तो कैपिटल था, आया तो कौन सा था? रेवेन्यू। आई क्या बात समझ? पक्का समझ में आया? 2 यूनिट पढ़े अपन आज। पहली कौन सी? यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 4। अंडरस्टूड? मैं आपको एक 5 मिनट का गैप दे रहा हूँ, फिर आपको दूसरा यूनिट लिखवाऊंगा, ठीक है? ठीक है, गैप ऑफ 5 मिनट्स। पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जा सकता हूँ। हाँ बोलना, बुक में मैं देता हूँ। पहले तो रिटर्न की एंट्री कर दे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करते हैं ना अपन सेल और अप्रूवल चैप्टर में। 1000 रुपए को तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल में सेल्स को हटाएंगे, क्या लेकर आएंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1000। फिर एंट्री करेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग किस साल का है? अगले पिछले साल से। और अपन एंट्री कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो इस वाले आइटम को ट्रेडिंग में डालने के बजाय पी एंड एल एडजस्टमेंट में डालें। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सी प्राइस पे होगा? कॉस्ट प्राइस। 1000 रुपए कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे 25, तो सेल्स पे कितना होगा? 20। 1000 का 20%, 200 हटा दिया, ठीक है बेटा? इसने कमेंट की है, कमेंट की उसमें। तो मैंने पहले क्या बोली? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल रिटर्न टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो मैंने डेबिट तो क्या 1000 से क्रेडिट किया 800 से, तो नेट में कितना रहा? मैंने तो कभी भी नहीं बोला कमाई एंट्री करो, हमेशा कैसे करनी है, ठीक है? अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आधे घंटे का टॉपिक है, हो जाए। आप लोग जो अंडरलाइन किए हो सिर्फ जरूर पढ़ना बेटा, है ना? हाईलाइनर होते हैं ना वैसे, हाँ सही है, हाईलाइनर से भी हाईलाइन कर सकते हो उनको, आपको याद हो जाएगा कि भाई। और जैसा कि मैंने आपको कह रखा है बेटा कि जब कोर्स खत्म होगा तो थ्योरी कहाँ से कैसे करनी है बता दूंगा आपको, वहीं से कर लीजिएगा। एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो उन्हीं में से उठ कर आते हैं, इस बार में भी वहीं से आ जाएगा। और बहुत बड़ा राज नहीं छुपा है, पता नहीं सर कहाँ से बताएंगे। हर एक चैप्टर के पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ठीक ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के वही क्वेश्चन याद करके जाना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे। राज ही खोल दिया मैंने। पर क्या होता है बेटा, ये बात बोलना जरूरी है। तो देखो नालायक, जनसंख्या देखो कितनी कम हो गई। कब का टेस्ट? अरे फालतू बात है। आप लोग का टेस्ट नहीं था कि जो आप आ गए हैं, या तो फिर आप फालतू है, जो नहीं है वो फालतू। फिर वही तो। चलो कर दें शुरू। यूनिट नंबर 5 में करें, कॉन्टिंजेंट एसेट
कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। असेट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? ओनरशिप। असेट को क्या नाम देते हैं? ओनरशिप। जब किसी कोई भी मान लो कोई गुड्स है या कोई भी थिंग है उसके ऊपर हमारी ओनरशिप है, उसे अपन क्या नाम देते हैं? असेट। या किसी पर्सन से हमारे को पैसा रिकवरी का राइट है, वी हैव ओनरशिप टू कलेक्ट द मनी, वी हैव राइट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम समवन, उसे क्या नाम दिया जाता है? असेट। लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। ऐसे डेट्स जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज कर लिया। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या था? तनुज। गुंजन ने कहा सर वो मैंने पैसे दिए थे ना आपको 15,000 रुपए। मैंने कहा हाँ हाँ गुंजन याद है, दिए थे। बोल सर वो वापस कर दो। मैंने कहा गुंजन अभी नहीं है, 1 महीने बाद दे दूंगा। हाँ जी, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है मेरे जवाब से? हाँ यार गुंजन मैं दे दूंगा, अभी नहीं है। इसका मतलब रोहित सर ने वास्तव में गुंजन से पैसे लिए हैं और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। मेरी बैलेंस शीट में गुंजन क्रेडिटर बन के आएगी कि नहीं? देखा देखी तनुज ने भी कह दिया हाँ हाँ सर वो मैंने भी तो दिए थे ना 5,000 आपको। कौन से 5,000 दिए थे? अरे दिए थे ना उस दिन। मैंने कहा कौन सा उस दिन? सर गलत बात, सर गलत बात, पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैंने कहा कौन से पैसे, कैसे पैसे बताइए? मैं इसे लायबिलिटी मानूं कि नहीं मानूं? अच्छा तुम बताओ, रोहित सर ने लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? अरे ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हें नहीं पता। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पर तो आपने मेरी लायबिलिटी सर्टेन मान ली थी ना, यहाँ पर आप सर्टेन नहीं बोल सकते। आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है। जब किसी ऑब्लिगेशन को ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज कर ले वो तो लायबिलिटी, और जिससे वो एक्नॉलेज नहीं करे और उसके ऊपर केस चल रहा हो और उसे पैसा देना पड़ भी सकता है और पैसा नहीं भी देना पड़ सकता, उसे कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। सही बोला मैं एकदम? पक्का? एक केस समझेंगे अपन। आपने पेटेंट का नाम सुना है बेटा? पेटेंट्स किसी भी टेक्निकल नो हाउ को सिर्फ आप ही काम में लें और उससे फायदा केवल आप ही उठाएं, तो ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपन लोग पेटेंट करवा लेते हैं। ये हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट हो जाती है। ठीक है बेटा? कंपनी एक्स ने कोई टेक्निकल नो हाउ क्रिएट किया, कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इजाद करी जिससे वो बढ़िया क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसने। कंपनी वाई भी उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर क्या करना चाहती है? काम में लेकर प्रोडक्शन करना चाहती है। क्या चोरी छुपे ये काम किया जा सकता है? कंपनी वाई रिक्वेस्टेड फ्रॉम एक्स एंड एक्स ने कहा हम आपसे इसके बदले में रॉयल्टी चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? रॉयल्टी। वाई ने कहा नो प्रॉब्लम, हम पे कर देंगे। जेड कंपनी भी इस टेक्नोलॉजी को काम में लेकर प्रोडक्शन करना चाहती है, लेकिन उसने अब की बार बिना इजाजत के चोरी छुपे वो टेक्नोलॉजी चुराई या उसी तरह का प्रोडक्शन बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। एक्स कंपनी सबसे पहले किसके पास जाएगी? क्या ये क्या नाटक? तुम्हें हमारे बिना पूछे हमारी टेक्नोलॉजी से फायदा कैसे उठा लिया? लाओ हमें कॉम्पनसेशन दो 10 करोड़ रुपए का। जेड कंपनी कहती है सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, ये 10 करोड़ रुपए लो। दोनों का डिस्प्यूट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जेड कंपनी ये कह रही थी कौन सा कॉम्पनसेशन, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने खुद ने इजाद की है, तुमने चुराई हमारी तो तुम दो 10 करोड़ रुपए। डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? एक्स कंपनी ने जेड कंपनी पे केस कर दिया। अब इस केस का आउटकम फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा? सुनिएगा बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान सुनिएगा। या तो केस कौन जीत सकता है या केस कौन जीत सकता है? सुनिएगा, अगर केस कौन जीतता है तो जेड की कंपनी से एक्स कंपनी को कॉम्पनसेशन रिसीव होने का चांस होगी, इकोनॉमिक इनफ्लो के पॉसिबिलिटी होगी। इसे नाम दिया जाता है कॉन्टिंजेंट एसेट। इसे नाम देते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट। बात समझना है? लेकिन अगर कंपनी एक्स केस हार गई तो उसे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसने तो जो केस किया था वो पैसे लेने के लिए केस किया था। बात समझ में आ गई? अगर जेड कंपनी केस हार गई तो इसे पैसे देने पड़ेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। किसी के लिए कॉन्टिंजेंट एसेट है तो किसी के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगी। और अगर ये केस जीत गई तो पैसे आएंगे नहीं, बस जो जाने वाले थे वो जाएंगे भी नहीं। आई क्या बात समझ? आपको छोटा सा एग्जांपल क्लियर कर दिया होगा। फ्यूचर में होने वाली किसी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से कोई इकोनॉमिक इनफ्लो आने की पॉसिबिलिटी हो, कॉन्टिंजेंट एसेट।
और इकोनॉमिक आउटफ्लो आने की प्रोबेबिलिटी हो कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। अब इस चैप्टर के जो वर्ड्स है ना वो थोड़े से क्रिटिकल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 1.70 कॉन्टेंजेंट एसेट एंड कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। आपको नीचे कॉन्टेंजेंट एसेट दिया हुआ है बेटा, जहां से मैं कहूँ वहां लाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली जो पहला पैराग्राफ है ना उसी को आपको क्या करना है, पूरा अंडरलाइन। अ कॉन्टेंजेंट एसेट, सुनते जाइएगा, बाद में कर अंडरलाइन, पहले सुनते जाओ। A contingent asset may be defined as a possible asset। बेटा पहला शब्द समझ आया, possible asset, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। That arises from past event। बताओ पहले Z ने चोरी करी, उसके बाद में केस दाखिल हुआ ना, X को सपना आ गया कि वो चोरी करेगा, मैं पहले ही केस कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? ये इवेंट पास्ट में हो चुकी थी ना। Past events whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not fully within the control of the enterprise। बेटा Z कंपनी पे जो केस किया है उसके आउटकम पे क्या X कंपनी का कोई भी कंट्रोल है क्या? एविडेंसेस X कंपनी भी प्रेजेंट करेगी, एविडेंसेस Z कंपनी प्रेजेंट, एविडेंसेस के बेसिस पर ही कोर्ट का जो जज होगा वो जजमेंट सुनाएंगे साहब। तो इस पर ना Z कंपनी का कोई कंट्रोल है ना ही X कंपनी का। आ गई बात समझ? आगे की लाइन देखिएगा। It usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the, बोलिए आगे, possibility of inflow। पैसे आने की पॉसिबिलिटी है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। बेटा शब्द थोड़े से क्रिटिकल है, इकोनॉमिक इनफ्लो ऑफ ऐसा वैसा, लेकिन एग्जांपल समझ गए तो इजी लगने लगा होगा। फॉर एग्जांपल अ क्लेम, देखो इधर, फॉर एग्जांपल अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। जीतेगी कि हारेगी नहीं पता, कॉन्टेंजेंट एसेट। आ गई बात समझ? अब मेरे को ये बताओ, तुमने लाइफ में अब तक ढेरों बैलेंस शीट बनाई और ढेरों बैलेंस शीट देखी भी है, और लाइफ में सीए बन रहे हो तो बहुत सारी बैलेंस शीट बनाओगे। कभी भी तुमने ना तो कॉन्टेंजेंट एसेट्स को एसेट साइड में देखा नहीं और ना ही आगे देखने वाले, क्योंकि इसमें फुटनोट नहीं, कंटेंजेंट लायबिलिटी फुटनोट में लिखते हैं। कॉन्टेंजेंट एसेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ये जो कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी या उनको डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पे होती है, उनको अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है कि जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो कंपनी की, उसमें तो वो एसेट है जिस पर वास्तव में कंपनी का राइट है और उसका आउटकम पता है कि कंपनी को इसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारी कंपनी कोर्ट केस के थ्रू, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू और भी कोई केसेस लड़ रही है जिनसे इतना पैसा कंपनी को मिलने की उम्मीद है। तो बात समझ में आ रही है? तो इन जो कॉन्टिजेंट एसेट है उन्हें हम लोग रिपोर्ट में शो करते हैं अप्रूविंग अथॉरिटी, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करती है। देखो सेकंड लाइन में दिया होगा क्या लिखा है, देखो, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, अंडरलाइन करो इसे, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड an enterprise should not recognize a contingent asset। अब थर्ड पैराग्राफ में आ रही है, फर्स्ट लाइन लिख रही है, अंडरलाइन करो। A contingent asset need not be disclosed in the financial statement। कंटिन्यूएशन में अंडरलाइन कीजिएगा। A contingent asset is usually disclosed in the report of the approving authority, जैसे कि board of directors in the case of company and the corresponding approving authority in case of any other enterprise। बस फुल स्टॉप। कंपनी के केस में अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप में होगा तो पार्टनर दिखाएंगे, या ओनर होगा तो ओनर दिखाएगा, कोई एनपीओ होगा या कोई दूसरी बात होगी तो वो अपनी अपनी अथॉरिटी जो जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी कंपनी की परफॉर्मेंस में या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को लेकर, वो उसमें मेंशन करेगी कि हमारी ये तो एसेट है जो बैलेंस शीट में देख रहे हो, ये वो एसेट है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बड़ी बात समझ में आ गई? बाकी बात समझ में आ गई? हमने अब तक जो पढ़ा वो कौन सी एसेट के बारे में था? अब ठीक पंचायती को उल्टा कर दें, कौन सी बताएंगे? यहाँ पे इकोनॉमिक इनफ्लो होने की पॉसिबिलिटी थी, इकोनॉमिक आउटफ्लो। यहाँ पे प्रोबेबल एसेट थी, यहाँ प्रोबेबल एसेट थी।
पॉसिबल एसेट बोला था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ओके, ऑब्लिगेशन देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी। द टर्म कंटिंजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, बोलिए जरा धीरे धीरे बोलिएगा, a possible obligation that arises from past event and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the entity. Same definition contingent asset में थी, except possible asset, possible obligation। आ गई बात समझ? बेटा ये याद रखोगे ना, दो बार बोल दोगे तो याद हो जाए। A present obligation that arises from past event but is not recognized, इसे बुक्स में इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made। Z को पता ही नहीं है वो केस जीतेगा कि केस हारेगा, और हारेगा तो कितने रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इसे कुछ भी अता पता नहीं है। तो इसे कौन से लायबिलिटी का नाम दिया जाता है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन जैसे गुंजन ने कहा था सर वो 15,000 मैंने दिए थे ना वो लौटा देना, मैंने कहा गुंजन सॉरी सॉरी अभी नहीं, 1 महीने बाद लौटा दूंगा। मुझे पता है कि मुझे पैसे देने हैं और कितने देने हैं, 15,000। मैं उसे लायबिलिटी एक्नॉलेज कर दिया कि नहीं? अंडरस्टूड बेटा? अभी एक पैराग्राफ है डिस्टिंक्शन बिटवीन, नीचे नीचे देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है ना, उस पर टिक लगा लो, पढ़ लेना, बहुत इजी। आगे का पॉइंट और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। यार ये प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले प्रोविजन का मतलब समझते हैं। प्रो एडवांस, विजन मतलब देख लेना या सोच लेना, एडवांस में ही सोच के चलना, इसे ही प्रोविजन का नाम दिया जाता है। अंडरस्टूड ना? घर पे जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, आप लोग घर जाएंगे, थके हारे घर गए, आप हाथ मुंह धोए, टेबल पे बैठ गए खाना खाने के लिए। आपकी मदर आपसे रोज पूछती है क्या आज कितनी चपाती खाएगा? उनको अंदाजा होता है। सपोज आपकी डाइट 4 चपाती खाने की है, पहला सर्व करती है, दूसरा सर्व करती है, तीसरा सर्व करती है, चौथे पर पूछती नहीं है, सर्व कर जाती है। लेकिन जब फिफ्थ देने आती है तो पूछती डाल दूं, अगर आप बोलते हो डाल दो तो देती है, वरना वापस ले जाती है। अंडरस्टूड ना? या हर बार पूछती है एक के बाद और ला दूं, और ला नहीं पूछती, उनको आदत हो गई कि नहीं होगी। घर में जब वो आपसे घर का सामान मंगवाएंगी तो रोज कहती है क्या आते टाइम 1 किलो आटा लेके आना, 200 ml तेल लेके आना, रोज लेके आना, ऐसा बोलती है क्या? और अगर ऐसा बोलेंगे भी तो आप क्या कहोगे, 7 दिन का सामान एक बार में मंगा लो ना, 10 बार क्यों बोल रहे? वैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? दुकानों पे लिखा होता है प्रोविजन एंड जनरल स्टोर, सुना है कभी? देखा है कभी? आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोविजन एंड जनरल स्टोर, जनरल मतलब छोटी, प्रोविजन मतलब आज फ्यूचर के लिए जो सामान आप लेना चाहते हैं वो हम आपको बेच रहे हैं, आइए वो सामान ले जाइए। प्रोविजन फ्यूचर में देखना, मतलब फ्यूचर के लिए जो बर्न आपको चाहिए वो आज ले जाओ हमसे। अब जब वो घर पे आपको लिस्ट बना के दे रही है, इतना आटा ले आना, इतना दालचीनी ले आना, इतना ये ले आना, वो ले आना, उनके दिमाग में फ्यूचर में कितना सामान चाहिएगा वो पहले से एस्टिमेट किया हुआ है ना, और वो प्रेजेंट में फ्यूचर में जो चीजें काम में आ रही है वो देख रहे हैं बेटा, वो लिखती जा रही है। ये तो घर का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया ताकि आपको अंदाजा चले कि अपने घर में जो दाल चाय चीनी पड़ी है वो डेली बेसिस का नहीं पड़ा, वो आगे आज का भी है, कल का भी है, और 10 दिन बाद का भी पड़ा है, प्रोविजन बेसिस पे, एडवांस के बेसिस पे पड़ा है। अंडरस्टूड? अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में प्रोविजन का मतलब क्या है? कल शायद मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक फैक्ट्री नई नई एस्टेब्लिश की गई, नई मशीनें हैं, फर्स्ट क्लास प्रोडक्शन चल रहा है, और जो नई मशीनें होती है ना वो रिपेयर का भारी भरकम खर्चा शुरू के साल में नहीं मानती है ना बेटे। 100 करोड़ रुपए की मशीन लगाई किसी फैक्ट्री में, कंपनी ने फैक्ट्री में, पहले साल बहुत मामूली खर्चा था रिपेयर का, दूसरे साल बहुत मामूली, 3-4 साल तक मामूली खर्चा, तो फिर पहले 4-5 साल में तो गजब का प्रॉफिट आ रहा होगा, और उस प्रॉफिट को आप बहुत मजे से क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हायर प्रॉफिट दिख रहा था उतना डिविडेंड भी हाई डिमांड करता है शेयर होल्डर। टेल मी ऐसा ना, 5वें-6ठे साल में धीरे धीरे मशीनें क्या होती गई, पुरानी होती गई, और आपको उनका रिपेयर का भारी भरकम खर्चा आया कि नहीं?
बेटा आपको क्या करना चाहिए था, अपन बेवकूफ थोड़ी थे, अपने को थोड़ी पता था, अपने को पहले से नहीं पता था क्या कि मशीनें धीरे धीरे पुरानी होएगी तो रिपेयर का खर्चा बनेगा, नहीं पता था तो आपकी गलती है। आपने शुरू के साल में जो प्रॉफिट कमाया था ना, उसमें आपको भले ही रिपेयर का खर्चा नहीं हो रहा था, आप भले ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या नहीं लिख रहे थे, तो रिपेयर नहीं लिख रहे थे, लेकिन आपको एक एंट्री करनी चाहिए थी। करेक्ट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। बोलिए जरा, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। इसका फायदा क्या हो रहा था, जितना आप प्रॉफिट कम कर रहे थे इस वाले से, उतना आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा था, और जितना प्रॉफिट रिड्यूस होता उतना ही प्रॉफिट बिजनेस से कम निकल कर डिविडेंड के रूप में जा रहा था। आपने जितना प्रोविजन बनाया उससे अपना प्रॉफिट रिड्यूस किया और उस कैश सरप्लस को अपने पास मेंटेन रखा कि नहीं। अब जब भी ह्यूज एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत है क्या, अरे यू हैव अ फंड, यू हैव अ फंड, आप पैसा काम में ले सकते हैं ना। प्रो मतलब एडवांस, विजन मतलब देखना, आप प्रेजेंट में ही फ्यूचर के बारे में सोच कर प्रोविजन बनाए थे कि नहीं बनाए, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। बात समझना है। तो व्हाट व्हाई देयर इज अ डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी फ्यूचर में होने वाली इवेंट है, प्रोविजन भी फ्यूचर में होने वाली इवेंट के लिए बनाया जा रहा है। पर नाटक ये है कि हमने 11 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें प्रोविजन 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 नोटिस किया है बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट में प्रोविजन बनते देखा है, बट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हमने बुक्स में बनते हुए देखा नहीं है। तो कुछ तो रफड़ा होगा कि क्यों प्रोविजन को बुक्स में दिखाया जाता है, क्यों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। अंडरस्टूड। ये 4 बातों में समझाई जा सकती है। पहला पॉइंट देखिए, पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखा है प्रोविजन, राइट में क्या लिखा है। लैंग्वेज टिपिकल है बेटा, मैं कोशिश करूंगा इजी बनाने की। पहला पॉइंट देखो, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation। अब वो घर वाला एग्जांपल जो मैं दे रहा था, जब मम्मी आटा लगा रही है घर पे खाना बनाने के लिए, पूछ पूछ के लगा रही है क्या, बिना पूछे आटा लग जाता है ना, उनको एस्टिमेशन है कितना कंज्यूम होगा। आप जो प्रोविजन लगाएंगे, आपकी मशीन कितने रुपए से डेप्रिशिएट हो रही है, मार्केट में रिपेयर एक्सपेंस का खर्चा कितना चल रहा है, ये बॉडी पार्ट अगर खराब हो जाएगा तो मार्केट में इस बॉडी पार्ट की रेट क्या रहेगी, इतना पैसा पहले से ही बचा के चलो। तो अपन प्रोविजन बनाते हैं जिससे अपन लोग रिलायबल डिग्री से मेजर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल है बेटा, हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस मेजर में असेट पे काम में ले रहे हैं, प्रोडक्शन में काम में ले रहे हैं। अंडरस्टूड। बट लायबिलिटी में देखो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में बोलिए, a contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future। कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जेड कंपनी को क्या पता आउटकम मेरे फेवर में आएगा कि मेरे अगेंस्ट आएगा, मैं कितने का प्रोविजन बनाऊं कितने का प्रोविजन नहीं बनाऊं, इसे कुछ अंदाजा नहीं है। ये कौन सी लायबिलिटी मान लेगा इसे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ गई। नंबर सेकंड, अ प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, बट P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड। बाजू में लिखा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम। थर्ड, आराम से, provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past event and outflow of resources embodying economic benefit is probable। आपको रिपेयर का खर्चा देना ही पड़ेगा, मशीनें को रिपेयर नहीं कराएंगी तो मशीनें खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो आपको ये पैसे निश्चित है कितना पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आगे, a reliable estimate can be made of the amount of the obligation। आप मार्केट में रिसर्च करके खुद की कैपेसिटी को ध्यान में रख के प्रोविजन बना के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। मुझे गोवा घूमने जाना है, ये पहले से गोवा घूम के आया, जिससे एक एस्टिमेशन ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा, और ये नहीं घूम कर आया, मेक माई ट्रिप, इतनी सारी एप्लीकेशन, गो एप्लीकेशन है, वहां पर आप बता सकते हैं इस होटल पे ऐसा जाऊंगा, इस बीच पे ऐसा जाऊंगा, यहाँ ऐसा ऐसा स्टे करूंगा, कितना एस्टिमेट खर्चा आएगा, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, पक्का। लेकिन वहां जाने पर कोई ऐसी इवेंट हो जाए इसके बारे में मुझे अता पता ही नहीं था,
उसके लिए मुझे पता होगा, उसके लिए मैं एस्टिमेट भी नहीं बना सकता। पढ़ो वापस से। अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला पढ़ो। A contingent liability includes present obligation that do not meet the recognition criteria because it is not probable that settlement of those obligations will require outflow of economic benefit or the amount cannot be reliably estimated. Z को पता ही नहीं है कितना देना है कितना नहीं देना। अंडरस्टूड? सब कौन पे करेगा? कोर्ट। पक्का? लास्ट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन। If the management estimate that it is probable that settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it recognizes a provision in the balance sheet. But if the management estimate that it is less likely that any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as a contingent liability. ये language तो पढ़ ली, अब इसका example से meaning समझो। एक कंपनी ने केमिकल फैक्ट्री लगाई है, हालांकि जो पॉपुलेशन है, एरिया जो है उससे थोड़ा दूर जाके लगाई है, और जितने भी लीगल उसे लाइसेंस लेने थे, जितने भी लीगल उसे प्रोसेसिंग करनी थी, लाइसेंस लाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, केमिकल फैक्ट्री को रन करने के लिए, वो सब उसने परमिशन गवर्नमेंट से ले ली। कंपनी की फैक्ट्री में क्या हो रहा है? सब अच्छे लेवल पर केमिकल से प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है और धुआं इनमें से निकल रहा है, और जो गार्बेज होता है, खराब होता है, वो बाहर क्या कर दिया जा रहा है? गंदे पानी में छोड़ा जा रहा है। किसी पर्सन ने उस कंपनी के अगेंस्ट शिकायत कर दी, पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट जो होता है उस डिपार्टमेंट को, बोला कि गलत तरीके से प्रोडक्शन कर रही है, जो इन्हें लिमिटेशन दी गई थी केमिकल को प्रोड्यूस करने की, वो उससे ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रही है, इनको कंपनी को बंद किया जाए या इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। कंपनी के ऊपर क्या आ गया सर? लेटर आ गया। कारण बताओ कि तुम्हारे अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, बताओ तुमने ऐसा ऐसा किया है और हम तुम्हारे पे 5 करोड़ की क्या लगाते हैं? पेनल्टी। सुनो, तुरंत कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे, तुरंत प्रोविजन नहीं मानेंगे। मैनेजमेंट मीटिंग बुलाएगा, एक मीटिंग में तय किया जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर, ओनर ने कहा मुझे 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के दो कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमने आज तक तो गलत काम नहीं किया था, आज तक तो कोई केस आया नहीं, कहाँ चूक हुई हमसे कि हमारे पास 5 करोड़ की पेनल्टी बन के आ गई। मैनेजमेंट के जितने भी लोग थे उन्होंने 5 दिन में रिसर्च किया, तय किया, सब कुछ देखा और कहा कि नहीं नहीं, हमसे कोई चूक नहीं हुई है, हमने जो पैरामीटर्स थे उन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर जो अपने को जितनी चीज की परमिशन मिली थी उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। हम कैसे मान लें कि हमें पैसा देना है? केस कर दीजिए, हम प्रोसीडिंग के थ्रू लड़ लेंगे, हम अपने लिए 5 करोड़ की व्यवस्था नहीं करके चलेंगे, कि हमें पता है कि हम लोग केस जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, जीतेंगे। अंडरस्टूड? हमें पैसा नहीं देना, हारेंगे तो देना पड़ेगा, जीत गए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन वो 5 दिन में मैनेजमेंट की रिपोर्ट आती कि 2 जगह हमसे, हमारे लेबर से गलती हो गई, जो केमिकल का जो उनको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था वो ज्यादा बन गया, जिससे प्रदूषण ज्यादा हो गया, और वास्तव में गार्बेज जो है वो गलत जगह चला गया, इसके कारण हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई और हमें लगता है कि हमें 5 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, पड़ेगी। तुरंत 5 करोड़ रुपए का क्या बना लेंगे? प्रोविजन, क्योंकि ये पैसा अगले साल में आने वाले पीरियड में खर्च करना पड़ेगा, तो कल को रहे ना रहे आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, आज ही क्या कर लो? प्रोविजन बना लो ताकि उस पैसे को कल काम में लिया जा सके। वो लाइन पढ़ो ना, मैनेजमेंट वो प्रोविजन वाली पढ़ो ना। If management estimate that it is probable that settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it recognizes a provision in the balance sheet. और मैनेजमेंट को लगता है कि लेस लाइकली है कि हमारे जेब में से कोई पैसा वैसा नहीं जाएगा, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केस तो चल रहा है ना, बताना तो पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, तो क्या बता देता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। आ गई बात समझ? आखिरी जाते जाते लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें। Let us take an example to understand the distinction between provision and contingent liability. अच्छा बोलिए मेरे साथ क्या लिखा हुआ है? The Central Excise Officer imposed a penalty on Alpha Limited for violation of provision of Central Excise Act. केस आ गया भाई इनके ऊपर, पेनल्टी लगा दी। The company goes and अपील करती है कंपनी की, नहीं तुमने गलत किया। If the management of the company estimate, बोले सब लोग,
that it is probable that company will have to pay the penalty. It recognizes the provision for the penalty. On the other hand, if the management anticipates that judgment of the appellate authority will be in its favor, it is less likely that the company will have to pay the penalty. It will disclose the obligation as a contingent liability instead of recognizing a provision for the same. आया समझ? I tried कि भाई इस टिपिकल लैंग्वेज को आसान बना दिया जाए. एग्जाम्पल देखिए, आपको ये समझ में आया बेटा? देखिए चैप्टर नंबर 1 की जो 9 यूनिट है उसमें यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड 6 अपन ने कर लिया. कल मैं आपको 8 और 9 और समझा दूंगा. ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इंटर में बहुत कवरेज रखता है, फाउंडेशन में तो खाली इंट्रोडक्टरी लेवल है. कल हम लोग इसको करेंगे. यूनिट नंबर फर्स्ट, स्पेशली यूनिट नंबर 3, जो मैंने कहा था इसको जरूर पढ़ना. इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भले ही आपको ग्लॉसरी आती हो, लेकिन हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है. समझ गए बेटा? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. चलो कल आज समझे आए तो पढ़ा है. चलिए कल मिलेंगे. कुछ पूछना है बेटा? किसी को पूछना है? बोलो. हाँ बोल ना. आजा. बोल बेटा. अरे बताया था ना, इसकी एंट्री पहले तो कैंसिल की एंट्री पास कर दे. सेल ऑन अप्रूवल की एंट्री पढ़ाई थी आपको मैंने. अगर कस्टमर क्या कर देता है, उसे अप्रूव नहीं करता और अपन ने उसे सेल्स मानकर रिकॉर्ड किया होता है, इसकी कैंसिलेशन एंट्री पास होती है. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीव्स. लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स बन गए तो सेल्स को रिप्लेस कर देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट. एंट्री होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट टू ट्रेड रिसीवेबल. ये एंट्री होगी सेलिंग प्राइस. फिर जब अपन लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं. तो इसमें 1000 रुपए की तो सेलिंग प्राइस गिवन है और 25% कॉस्ट पे गिवन है. तो 20% सेल्स पे हो जाता है. 1000 का 20% 200 रुपए हटाया, कॉस्ट कितना आ गया? 800. अंडरस्टूड? तो अब ट्रेडिंग अकाउंट किस साल का है? पिछले साल का. तो इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्ट 800. अब दो एंट्री करेगा और कंबाइन करेगा तो कंबाइन भी कर सकते हैं. आई सजेस्ट कि सिंगल एंट्री करके अलग अलग एंट्री करनी चाहिए. समझ गया बेटा? तो